डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहले मैं आपको कौन सा करा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल करा था, कंसिस्टेंसी असम्पशन, रिमेंबर? यस सर। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंस होता है। अभी जीरो से कर रहे हैं हम, बस आपको बता रहा हूं कि दो अलग अलग मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। अभी मैं कौन से मेथड से कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस केस में डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एसेट की लाइफ में तीन चीजें हो सकती हैं, कौन सी तीन चीजें अनंत? सबसे पहले सर परचेज ऑफ एन एसेट, एसेट इज परचेज्ड, और दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट, और तीसरा सेल ऑफ द एसेट, सेल ऑफ द एसेट। ये तीन चीजें ही हो सकती हैं। सेल मतलब हाँ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, बट इट विल बी ट्रीटेड एज सेल ओनली। नहीं बिका तो मेरे पास पड़ा होगा, बट ये तीन सिनेरियो ही पॉसिबल है। तो उतनी एंट्रीज ही आपको आनी चाहिए जितनी आपने सुनी है। आएगा कभी अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ हो गया, वो एक्सेप्शनल सिनेरियोज है, हैंडल करेंगे, कोई अलग कुछ नहीं होने वाला ज्यादा। तो ध्यान से देखना, कहानी शुरू करते हैं। आप सिर्फ सुनेंगे, मन करेगा तो पार्टिसिपेट करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। क्या हुआ क्वेश्चन में, अ वैन was purchased on 1st April 2018 for rupees 60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration. Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset, yes or no? Yes, sir. Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset. तो फिर वैन कितने रुपए की हो गई, 60,000 या 65,000? 65,000। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है वर्किंग नोट में ना, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि गलती ना हो, परचेज ऑफ एसेट कब कब ले रहे हो लिखते जाओ। मोटर वैन 1 कब परचेज करी, 1st April 2018। कितने की खरीदी, 60 प्लस 5,000 विच इज इक्वल टू 65,000। इससे ना गलती नहीं होगी आपकी, क्योंकि हर बारी डेट्स की गलती हो जाती है। तो 65,000 ओके। ऑन 1st October 2019, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, assume that the books are closed on 31st March every year। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्वेश्चन को आराम से रीड करो कि बुक्स कब क्लोज हो रही हैं। कुछ मेंशन नहीं है तो मार्च में ही होंगी, बट कभी कभी एक्सेप्शनल सिनेरियोज में थियोरेटिकली वो दिसंबर एंड भी ले सकते हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो करने उनकी मर्जी। कुछ मेंशन नहीं है तो हमेशा फाइनेंशियल ईयर होगा। तो अगर 31st मार्च क्लोजिंग है तो 1st April 2018 कौन से ईयर में आएगा, 17-18 में या 18-19 में? 18-19। ये ध्यान रखना, 18-19। फिर आपने खरीदी मोटर वैन 2, कब खरीदी, 1st October, ईयर क्या था, 1st October 2019। Another van was purchased for 70,000, 1st October 2019 कितने की थी, 70,000। ये कौन से ईयर में लाई करता है, 18-19 या 19-20? कृषा 90, बोलो पृथ्वी। 19-20। वेरी गुड, 19-20 क्यों, 1st April 2019 से 31st March 2020 19-20 है, तो
तो 1 अक्टूबर 2019 कौन से पीरियड में आएगा? 1920। अभी तक किसी को कोई डाउट? No, sir. On 1st April 2020, the first van purchased on 1st April 2018 was sold for 45,000. तो एक तो लाइनें छोड़ के वर्किंग नोट नंबर 2, सेल ऑफ मोटर वैन। क्या बेचा हमने? मोटर वैन 1 बेच दी। कब बेच दी? 1st April 2020। सेल वैल्यू, इट वाज सोल्ड फॉर 45,000। ये 1st April 2020 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 2020-21, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अभी तक तो मैं सिर्फ क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अभी हम कर रहे हैं, इससे गलती नहीं होती। एंड अ न्यू मशीन, न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 was purchased on the same date। तो आपने मोटर वैन 3 खरीदी, तो अभी समझ आया ना कि एक दो लाइनें क्यों छोड़ने के लिए बोला था कि एक और वैन आ रही थी, उसके लिए जगह भी तो चाहिए। 1st April 2020 कौन से ईयर में आएगा? 2020-21। 1,70,000 1,70,000। शो द वैन अकाउंट, शो द वैन अकाउंट मतलब मोटर वैन का लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर का फॉर्मेट सबको आता है, डेट पर्टिकुलर लेजर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। लेजर का फॉर्मेट तो एक्सप्लेन नहीं करना मुझे। No, sir. लेजर का फॉर्मेट जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट राइट हैंड साइड, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। Show the van account from 2018-19 to 2020-21। 18-19, 19-20, 20-21, 3 साल का मोटर वैन अकाउंट बनाना है। ऑन द बेसिस ऑफ, हमेशा ध्यान रखना कि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और रेट क्या है? रेट है 10% पर annum। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, हमेशा ध्यान से लिख देना चाहिए, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो अब आराम से आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा। अभी हमने ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे काम आएगी अभी आपको पता चल जाएगा कि अब सेग्रीगेटेड है। 2018-19 में क्या क्या हुआ? मैंने क्या बताया कि एक एसेट के साथ 3 ही चीजें हो सकती हैं, एसेट खरीदा होगा, एसेट डेप्रिशिएट होगा और एसेट बेचा होगा। अब मुझे 3 साल के अकाउंट्स बनाने हैं, 18-19, 19-20, 21। बड़ा लंबा सा लेजर अकाउंट बनेगा, काफी बार एक पेज से ज्यादा का ही होगा, तो आप 1.5 पेज नॉर्मली चाहिए होगा, कभी कभी एक पेज में भी काम हो जाएगा, वो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चल जाएगा। वर्किंग नोट से पहले लेजर अकाउंट का ब्लैंक फॉर्मेट बना लेना चाहिए। वर्किंग नोट शुड ऑलवेज फॉलो योर मेन आंसर, ठीक है ना, बट हमें कैलकुलेशन पहले करनी पड़ती है, तो क्या करना चाहिए, 2 पेज ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया और उसके बाद वर्किंग नोट बनाया। ओके, 18-19 में क्या क्या हुआ, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई? एसेट खरीदा या नहीं? 18-19 खरीदा सर। खरीदा। कोई एसेट बेचा? नो सर। नहीं। तो एसेट एक खरीदा या एक से ज्यादा खरीदे? एक ही खरीदा। तो 18-19 में सर परचेज की ट्रांजैक्शन आएगी, बट लेकिन एसेट तो आपने पूरे साल यूज करा होगा, तो पहले हम परचेज ही दिखाते हैं। एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। तो जब जब एसेट इंक्रीज होगा तो इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, और जब जब एसेट डिक्रीज होगा इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। आपकी रेफरेंस के लिए, इंक्रीजेस डेबिटेड, डिक्रीजेस इन द एसेट्स विल बी क्रेडिटेड। तो पहली एंट्री क्या हुई 18-19 में? एसेट जब खरीदा तो जर्नल एंट्री क्या हुई? मोटर वैन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यस सर। तो मोटर वैन में क्या दिखाएंगे हम, किस साइड दिखाऊं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। April 1 क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट।
उसके ब्रैकेट्स में आ जाएगा MV1 मोटर वैन 1, क्योंकि दो ट्रांजैक्शन है तो हमेशा ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए 60,000 प्लस 5,000, 65,000। आप दो एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, बट दोनों क्या होंगी, मोटर वैन टू बैंक, मोटर वैन टू बैंक 60 और 5, बेटर ये रहता है। कोई भी डाउट? सर नॉर्मली लिख सकते सीधा ही टू बैंक अकाउंट 65। नहीं, ये तो आपको अगर दो खर्चे हैं तो नीचे ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा। ओके पहली एंट्री क्लियर? यस। अब पूरे साल और कुछ भी हुआ क्या, मतलब आपने कोई और एसेट खरीदा या बेचा? नो सर। ना तो आपने कोई एसेट खरीदा, ना ही कोई आपने एसेट बेचा, बट एसेट यूज हुआ होगा पूरे साल। यस सर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर depreciation will be calculated. यस सर। Depreciation will increase the value of the asset or decrease the value of the asset. डिक्रीज। तो वो एसेट को क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? क्रेडिट। क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री भी क्या होती है, अगर आप सोचो तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, एसेट में क्रेडिट साइड डेट्स का ध्यान रखेंगे। नाउ इट इज March 31st, क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो 65,000 का 10%, 10% मतलब 10/100, कितने मंथ्स का, 12। पूरे साल का। 1 अप्रैल को आपने एसेट खरीदा है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 12/12 इज 1, तो डायरेक्टली आप 65,000 का 10% निकाल देंगे, 6,500। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अब मुझे बुक्स क्लोज करनी है, तो बुक्स क्लोज करनी है तो एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट की वैल्यू मेरे बुक्स में क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू क्या है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बाय बैलेंस कैरेट डाउन एक ही एसेट है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा MV1। मैंने खरीदा था 65,000 का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी 6,500, तो एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट की वैल्यू क्या है, 58,500। किसी भी एंट्री, किसी भी कैलकुलेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन में कोई भी डाउट? नो सर। तो आप जितने सालों का बना रहे हैं उतने सालों का हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, आपने एसेट खरीदा, वो एसेट डेप्रिशिएट होगा, या तो बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा तो आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट ईयर एसेट है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? सर होगा। एसेट्स है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कैरिड फॉरवर्ड। तो जब 1920 नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, तो क्या आपके पास पहले से कोई एसेट पड़ा हुआ है? यस सर। तो क्या लिखेंगे हम एसेट्स में, क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। एक ही एसेट है तो इसी लाइन में आ जाएगा MV1 58,500। कोई भी डाउट किसी को भी? No, sir. सर क्रेडिट कॉलम में वो अमाउंट में 65,000 ही आएगा ना, वो गलती से लिखा है ना। यस सर। वो फॉर्मूले का एरर है, वो टोटलिंग एरर है, दैट इज 65, दैट इज द साइड टोटल 65,000। वो फॉर्मूले में ऊपर वाली रो कंसीडर नहीं हुई होगी, थैंक यू, दैट इज 65,000। यस सर। दिस इज द साइड टोटल, द बैलेंस इज 58,500। कोई भी डाउट? सर साइड टोटल हमेशा सेम होना चाहिए दोनों साइड्स का। बेटा तभी तो बैलेंसिंग फिगर, हम बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अब ध्यान से देखना, ये बैलेंस आया कैसे, डेबिट्स वर 65,000, यस सर। हमने एसेट खरीदा था 65,000 का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 6,500। तो बैलेंस का मतलब ही क्या होता है, इट इज अ बैलेंसिंग फिगर व्हिच विल बैलेंस द टू साइड्स। यस सर। तो हम कैलकुलेट ही वही कर रहे हैं, ऐसा अमाउंट जो दोनों को बैलेंस, तभी उसको बैलेंसिंग फिगर। तो अगर जब मैंने Okay, sir. 65 का एसेट खरीदा, उस पे आज तक 6,500 की डेप्रिसिएशन है, तो वो अमाउंट ही वही आएगा। फिर उसके बाद दोनों साइड एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, नहीं है तो फिर कोई गलती करी आपने, फिर आपने बैलेंस गलत निकाला हुआ है। ओके सर। 1920 जब स्टार्ट हुआ तो मेरे पास पहले से एक एसेट पड़ा हुआ था, क्या 1920 में मैंने कोई और एसेट खरीदा?
यस सर। ओके, तो एक नई ट्रांजैक्शन आएगी कि मैंने एक और एसेट खरीदा। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? एसेट खरीदा, क्या कोई एसेट बेचा? नो सर। No, sir. हम डेट वाइज चलेंगे, डेट वाइज चलेंगे, ठीक है ना? तो 1920 में सिर्फ मैंने एक और एसेट खरीदा, कोई बेचा नहीं। कब खरीदा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। तो ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर को ही दिखाई जाएगी। तो एक एसेट तो पहले से पड़ा हुआ है, वो तो 1 अप्रैल को ही हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अक्टूबर 1 आपने नया एसेट खरीदा। अक्टूबर 1 एसेट खरीदने की जर्नल एंट्री क्या होती है? एसेट टू बैंक अकाउंट। अब ब्रैकेट्स में क्या लिख देंगे? MV2। कितने का खरीदा हमने? 70,000। कोई भी डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखना, क्या एसेट कोई बेचा? नो No, सर। sir. नो। यूज हुआ तो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किस डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? Depreciation is 31st March। charged. Depreciation is charged at the end of the year or at the time of sale of the asset. Asset तो कोई बेचा नहीं, तो at the end of the year, which is 31st March, correct? क्या आ जाएगा यहाँ पे? By depreciation. अब आपके पास एक ही वैन है या दो है? सर तो 2 तो ध्यान से देखना। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन या WDV? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में depreciation is calculated every year on the original cost of the asset. तो ध्यान से देखना, depreciation MV1, अब आपको दो कर एक एक करके दिखानी पड़ेगी। MV1 ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 65,000। इस साल कितने महीने के लिए यूज हुई? पूरे 12 मंथ्स। यस सर। तो उस पे डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 6500। यस और नो? यस सर। अब आपने ज्यादा हीरो बनना है तो बेस्ट प्रेजेंटेशन तो ये होती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। M1 की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 6500। MV2 मोटर वैन 2 70,000। यस और नो? यस सर। का 10%। बट आपने MV2 कब खरीदा है? अक्टूबर। अक्टूबर। तो डेट्स का बस ध्यान रखना। अगर आपने एसेट ही अक्टूबर में खरीदा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उस साल यूज ही 6 महीने के लिए हुआ होगा। यस सर। तो डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने की लगेगी या 6 मंथ्स की? सर 6 मंथ्स। 6 months. तो ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन उतने पीरियड की चार्ज होगी जितने महीने के लिए आपने एसेट यूज करा। 6 मंथ्स की क्यों हो रही है, समझ आ गया? Yes, sir. तो 70,000 का 10% है 7,000, उसका हाफ ले लेंगे 3,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 10,000। डायरेक्टली भी 10,000 ही लिख सकता था, बट आदत। ध्यान क्या देना था? MV1 में आप पूरे साल की होगी, ठीक है, बट डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, कि आपने खरीदी कितने की थी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में बस ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर बट ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। MV2 क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदा था 1 अक्टूबर, तो इसलिए उसकी सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. ओके। इस साल और कोई नहीं खरीदा, ना ही कोई बेचा, तो बुक्स क्लोज करेंगे March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। MV1 जब साल शुरू हुआ तो MV1 की वैल्यू थी, चलो आपके रेफरेंस के लिए मैं लिखता हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर MV1 की वैल्यू क्या है? कह रहे जब साल शुरू हुआ
तो 58,500 का था। इस साल उसके ऊपर 6,500 और डेप्रिसिएशन लग गई, तो एट द एंड ऑफ द ईयर MV1 की वैल्यू क्या होगी? 52,000। यस और नो? यस सर। किसी को इस कैलकुलेशन में कोई भी डाउट? नो सर। MV2 जब साल शुरू हुआ, मतलब आपने इस साल ही खरीदा है वैसे तो 70,000 की, इस साल इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 3,500। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या वैल्यू होगी? 66,500। यस और नो? यस सर। तो कैलकुलेट करते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है एसेट का टोटल। मैच कर रहे हैं डेबिट्स और क्रेडिट्स? यस सर। क्या हुआ? आपने एसेट खरीदा, पहले से कुछ पड़ा हुआ था और खरीदा, सिंपल कैलकुलेशन। कोई भी डाउट? नो सर। अब सबसे मजेदार होता है ईयर ऑफ सेल। सबसे मजेदार होता है ईयर ऑफ सेल 2020-21। जब साल शुरू हुआ तो आपके पास पहले से कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप वो दिखा दो, April 1 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, MV1, MV2. MV1 was 52,000, MV2 was 66,500. Total is 1,18,500. अब ध्यान से देखना 2021 में क्या हुआ। 2021 में आपने एक एसेट बेचा भी है और एक एसेट खरीदा भी है। यस और नो? यस सर। पहले बेचा है या खरीदा है? सर डेट तो सेम ही है। कहानी में पहले खरीदा है। पहले बेचा है। ध्यान से देखना, कहानी उनकी यार, हमने तो लिखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या हुआ? On 1st April 2020, the first van purchased on 1st April 2018 was sold for 45,000 and a new van was purchased. आप सेम डेट पे दिखा रहे हो, बट जैसे कहानी वैसे हम चलेंगे। तो क्या हो रहा है यार, मैंने ना वो कॉलम्स थोड़े बड़े कर दिए थे तो इसलिए वो स्ट्रेच हो गया है। तो ये जो रेट है ना, ध्यान रखना, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं वो देख रहा था, थोड़ा आगे पीछे हो गई हैं चीजें। सेल, वो मैंने कॉलम विड्थ बढ़ाई थी ना। ठीक है, ध्यान रखना, इतना तो संभाल ही लोगे। चलो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। दो चीजें कम। पहली बात, सेल कब हो रही है? 1st अप्रैल या किसी और डेट पे? 1st अप्रैल। 1st April. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही एसेट बेच दिया 1st अप्रैल को, तो 1st अप्रैल की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो क्या 2021 में और यूज हुआ MV1? No sir, इसी पे depreciation निकाल दो। नहीं, जब यूज ही नहीं हुआ तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? आप तो 1st अप्रैल को ही बेच रहे हो, तो क्या उस पीरियड यूज हुआ? No sir, no sir. और उस डेट तक के तो डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो। Yes sir. तो 2021 में MV1 पे क्या और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी? No sir. क्यों नहीं होगी? क्योंकि एसेट इज बीइंग सोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओनली। तो ध्यान से देखना, लिख भी देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, नो डेप्रिसिएशन will be charged on MV1 in the year 2020-21 as the asset is being sold in the beginning of the year. Clear?
क्लियर? यस सर। तो दो चीजें कंपेयर करनी है, एक सेल वैल्यू और एक बुक वैल्यू. बुक वैल्यू, वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑन द डेट ऑफ सेल ऑन 1st April 2020, और सेल वैल्यू कितने की बेच रहे हैं हम? 45,000 गिवन है. बुक वैल्यू कितनी थी? MV1, ये जो है 52,000, ये बुक वैल्यू ही है, क्योंकि आपने तो ये 65,000 का खरीदा था. दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट. इसको बोलते हैं क्या? ओरिजिनल कॉस्ट. फिर उस पे आज तक डेप्रिसिएशन 2 बार लगी, एक 6500 और 6500, वो ऑलरेडी चार्ज है, तो ये बुक वैल्यू है. यस और नो? यस सर। बुक वैल्यू, आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू थी 52,000. 52,000 की चीज आप 45,000 में बेच रहे हैं. प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। तो अगर बुक वैल्यू ज्यादा है तो आपका होगा लॉस. तो बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, 52,000 माइनस 45,000, कितने का लॉस हुआ? 7,000. कोई भी डाउट? नो सर। तो ध्यान से देखना, दिखाएंगे कैसे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी. एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेच रहे हैं जब? कम हो रहा है सर। तो क्रेडिट साइड पे आएगा एसेट अकाउंट की. April 1 को ही बेच रहे हैं, तो सबसे पहले आएगी उस डेट तक की डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1st April को चार्ज कर रहे हैं, 1st April को बेच रहे हैं, तो उस साल की कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन है ही नहीं. जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो ऑलरेडी MV1 पे चार्ज हो चुकी है. यस और नो? यस सर। Yes. 2021 के लिए कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट कोई बेच रहा है. नेक्स्ट आती है सेल वैल्यू बाय बैंक अकाउंट. सेल वैल्यू कितने का बेचा? 45,000. यस और नो? यस सर। और लॉस हुआ है तो एसेट के क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि एंट्री क्या पास होती होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. यस सर। तो एसेट के क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि कंपनी का नाम कुछ मेंशन नहीं था, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस. अगर लिखा होता एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, तो आ जाता बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. क्या आ जाएगा यहाँ पे? लॉस. कितना लॉस हुआ? 7,000. अब ध्यान से देखना, एसेट था मेरे पास तो डेबिट्स 52. अब एसेट चला गया तो उससे रिलेटेड कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, तो सेल वैल्यू 45, लॉस 7,000. तो क्रेडिट्स MV1 के पूरे 52 क्रेडिट्स हो गए, MV1 गॉन. यस सर। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, और इतना कोई मुश्किल नहीं था, बस हमें रूल्स पता होना चाहिए कि हमें कंपेयर करना था बुक वैल्यू और सेल वैल्यू. अब ध्यान से देखना, एसेट एक और खरीदा सेम डे पे, another van was purchased यस सर। यस सर। to बैंक अकाउंट. ब्रैकेट्स में आ जाएगा MV3. कितने की? 1,70,000 वाली है ये, 1,70,000. और उस साल क्या आपने कोई और मशीन, मोटर वैन खरीदी या बेची? नो सर। तो March 31 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो. डेप्रिसिएशन MV1 है या बिक चुकी है? Big guy, sir. तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो MV1 पे अब डेप्रिसिएशन कोई कैलकुलेट हो सकती है क्या? No, sir. एसेट ही नहीं है तो कैसी डेप्रिसिएशन? यूज ही नहीं हुआ. MV2 की डेप्रिसिएशन क्या होगी? अनंत आप बताओ. Sir, 66,500 minus. नहीं, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%.
अभी मैं 66 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। yes sir, 66,500 into 10 by 100. ओके, कोई कुछ और बोलना चाहेगा? कौन सा मेथड है अनंत, स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV? WDV. मेथड ही चेंज हो गया, Sorry sir, it's a straight line. सोच लो। सर 70,000 पे करेंगे सर, सॉरी. स्ट्रेट लाइन मेथड है या WDV? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द वैल्यू एट व्हिच इट वाज परचेज्ड. करेक्ट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो MV2 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 70,000. कोई डाउट? सर ज्यादा पॉसिबल मेथड WDV है ना, जो एक्चुअली में होता है। क्या सर ज्यादा यूज कौन सा मेथड होता है सर, किसके ज्यादा कम का कोई लेना देना ही नहीं है। जो क्वेश्चन हमें बोलेगा यूज करने के लिए, हम थोड़ी ना क्या क्या बात कर दी यार, स्ट्रेट लाइन बेकार मेथड है, हम WDV से करके दिखाते हैं। क्वेश्चन जो मेथड आपको बोलेगा आपको उस मेथड से करना है, आप थोड़ी ना अपने हिसाब से मेथड चेंज कर दोगे। क्वेश्चन में लिखा है बड़ी क्लियरली 10% ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, क्वेश्चन बदल देंगे सर नहीं। भाई साहब, होश में पढ़ो। तो अनंत बोलो बेटा, MV2 की डेप्रिसिएशन जल्दी बोलो। Yes sir. Yes is 70,000 into 10 by 100. करेक्ट, पूरे साल की होगी क्योंकि इस Yes साल sir. पिछले साल आपने 6 महीने यूज किया था, इस साल तो पूरे साल यूज हुआ है। Yes sir. 30,000 का 10% 7,000। कोई भी डाउट? नो सर। MV3 1 अप्रैल को ही खरीदा था, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन 1,70,000 का 10% 17,000, 17,724। कोई भी डाउट? नो सर। बुक्स क्लोज करेंगे March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। MV1 जा चुका है भगवान के पास, MV2 और MV3 बचे हैं। MV2 जब साल शुरू हुआ तो उसकी वैल्यू क्या थी? 66,500। इस साल उस पे और कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 7,000, 59,500। MV3 आपने खरीदा था इस साल 1,70,000 का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन और कितनी लगी? 17,000, तो 1,53,000। तो मेरे पास एंड में कितना बच गया? 2,12,500 मैच कर रहा है। अब वो लेजर का रूल है कि 2021-22 नेक्स्ट ईयर में आपको कैरी फॉरवर्ड करके उसको क्लोज करना चाहिए। टू बैलेंस BD MV2 MV3। MV2 59,500, MV3 1,53,000, $2,12,500। उन्होंने बोला था 2021, वेरीफाई कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ वैन 1 2,12,500, 2,12,500, MV2 59,500, MV3 153। ठीक है, लॉस ऑन सेल 7,000। सारी वैल्यूज मैच कर रहे हैं। अगर आराम से समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या आपको कुछ भी नया बताया ट्रीटमेंट वाइज और कैलकुलेशन वाइज जर्नल एंट्रीज में? No sir. ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर ही चुके हैं कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, एसेट अगर लॉस पे है, एसेट अगर प्रॉफिट पे तो जर्नल एंट्री क्या होगी। और अभी तक हम जो लेजर बना रहे थे वो एक पीरियड का था, बस ये फर्क आया है कि अब आपको एक पूरी कहानी 2, 3, 4 सालों तक की भी हो सकती है। बस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई है। तो जब भी क्वेश्चन लेंथी होता है तो आप खो जाते हो, ठीक है ना। उससे बचना है कि खो ना जाए, हम कोई वैल्यू गलत ना ले लें, कोई डेट गलत ना ले लें,
तो उस चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके वर्किंग नोट्स बचा सकते हैं। अगर वर्किंग नोट्स ढंग से बनाओगे तो गलती नहीं हो सकती, वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो आराम आराम से समझ के करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, डेप्रिसिएशन विल बी अ लेंथी क्वेश्चन, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट ऑप्शन नहीं है ना, तो प्रैक्टिस कर करके स्पीड बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस कर करके स्पीड बढ़ जाएगी। और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो कैलकुलेशन, आपके कॉन्सेप्ट्स आपको बचाएंगे। आपको थोड़ी ना इतना लंबा चौड़ा बनाने को आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिनका टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। बट मैं कह रहा हूँ आएगा या नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी कॉन्सेप्ट तो आपको सारे पता होने चाहिए। वो डायरेक्टली आ जाएगा, अच्छा बताओ 4th ईयर में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, मतलब सोचो आपको एक नंबर के लिए काफी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो अगर ऐसे होता कि सीधा आपको ना कैलकुलेट करके बताना है कि कितना है प्रॉफिट और लॉस, तो एक शॉर्टकट मेथड होता है। अगर आपको सारे एसेट अकाउंट नहीं बनाने तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या हुआ 2018-19 एसेट 1 कितने का खरीदा आपने, 65,000, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 18-19, 6,500 balance on 31st March 2019। जब उन्होंने आपको अकाउंट नहीं बोला और आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये शॉर्टकट्स आने चाहिए, ध्यान से देखना। बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी अलग नहीं। एक सेकंड, ठीक। अब क्या हुआ, आपने एसेट 2 कब खरीदा, 2019-20, यस और नो? जल्दी बोलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. 2019-20, ठीक है। पहले से तो आपके पास पड़ा हुआ था ये 58,500। आपने कितने का खरीदा एसेट 2, कब खरीदा, अक्टूबर में खरीदा था ना? फर्स्ट अक्टूबर 2019, कितने का खरीदा था, 70,000, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 19-20, इसकी तो पूरी साल की थी 6,500, इसकी थी -3,500। बैलेंस ऑन 31st March 2020, बैलेंस ऑन 31st March 2020, 52 और 66,500। फिर 2020-21 में क्या हुआ, आपने एसेट बेचा, कितने का बेचा, 45,000, तो लॉस हुआ आपका कितना, 7,000। 8, और आपने एक और एसेट खरीदा, कितने का खरीदा, 1,70,000, डेप्रिसिएशन फॉर
2021, इसकी nil, इसकी 7,000 और इसकी 17,000 पूरे साल का है ना। तो बैलेंस ऑन 31st March 2021 0, 59,500 और 1,53,000। तो बेसिक कैलकुलेशन है, एसेट डेप्रिसिएशन, एसेट डेप्रिसिएशन, एसेट डेप्रिसिएशन। तो आपको वर्किंग आनी चाहिए। अगर डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में वर्किंग करनी हो तो आप डायरेक्टली वर्किंग करेंगे, आपको थोड़ा ना पूरा अकाउंट बनाना है। अकाउंट तब बनाना है जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। आपको दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए। सब्जेक्टिव टाइप प्रॉपर क्वेश्चन होगा तो एसेट अकाउंट बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो ये कैलकुलेशन यूज होगी। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। No, sir.